Hello, mic check. आवाज बढ़ाओ ना थोड़ा. Shall we start, guys? Okay. चलो. क्या पढ़ रहे थे अपन? याद है क्या आपको कुछ ऐसे? पढ़ाई करें फिर आज की? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. कर दे हेमंत. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे. काफी मजा आ रहा था. इसे खुफिया सूत्रों से पता चला है. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है ये. तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट हो गया होगा ऐसा लग रहा है. संडे को थोड़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने. क्या झूठ बोल रहे हो, छुप छुप के पढ़ाई करी थी आपने. ठीक है, चलो लेट्स रिवाइज क्विकली. मुझे बताइए कि डिमांड जो है वो कैसे क्रिएट होती है. डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपन? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या कि जिसके वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. कौन से फैक्टर्स है वो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वेदर कंडीशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, composition of population, income of the consumer, business condition, advertisement, salesmanship, interest rate, credit facility, फिर level of national income, social customs, tradition, conventions, government policies like taxes, subsidies, import, export, और marital status, level of education, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, इनकम एंड सप्लाई. उसके बाद हो गया. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से डिमांड जो है अपनी क्या होती है दोस्तों, इन्फ्लुएंस होती है. बहुत खूब. चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. मुझे बताओ लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. अदर थिंग्स आर वेरी गुड. उसके बाद मुझे बताओ ये डिमांड कर्व जो ये कैसे दिखता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वेरी गुड. अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसमें रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में या क्वांटिटी प्राइस के बीच में? वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नेगेटिव है. क्लियर है एकदम? यस सर. उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं अबाउट रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. मतलब क्या होता है ये? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ व्हाट? Law of demand. So what is the logic behind operation of law of demand? Number one, price effect. Price effect में दो इफेक्ट आते हैं. कौन से हैं? Substitution effect and income effect. तो मुझे बताओ substitution effect मतलब substitutes अवेलेबल है इसीलिए क्या होता है, law of demand काम करता है. अगर substitute अवेलेबल नहीं होते तो चुपचाप alternative अवेलेबल नहीं है तो चुपचाप वही प्रोडक्ट खरीदता वो. इनकम इफेक्ट में क्या हो रहा है, जब प्राइस कम हो रही है तो उसकी इनकम बढ़ने जैसा उसको फील होता है. तो ये इनकम इफेक्ट कैसा है? प्राइस कम तो इनकम इफेक्ट ज्यादा, और इस वजह से क्या होता है, वो ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता रखता है. बोलो हाय या ना? यस सर. ये ध्यान में है ना, क्योंकि आज इसके ऊपर डिस्कशन करना है इनकम इफेक्ट और गिवन गुड्स को लेके. तो ध्यान से सुनना. मुझे बताओ जब प्राइस कम होती है तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है? इनकम इफेक्ट बढ़ता है, और इनकम इफेक्ट बढ़ने के वजह से क्या हो जाता है, कंज्यूमर एक तो उतने ही पैसों में क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट ले सकता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट ले सकता है. बोलो हाय या ना? या कम पैसों में उतने प्रोडक्ट ले सकता है. बोलो हाय या ना? वेरी गुड. तो ये बात हो गई. अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर. क्या पढ़ा था अपन ने? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर. सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर अपना पेंडिंग पॉइंट है. थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब क्या हो रहा है, प्राइस कम होने के वजह से अब वो लोग भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं. वेरी गुड. उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. जो लास्ट है वो क्या है? डिफरेंट यूजेस या मल्टीपल यूजेस. मुझे बताओ अगर मल्टीपल यूजेस है और प्राइस कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे. रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज ओवर. यस, आगे बढ़ सकते हैं अपन. उसके बाद मुझे बताओ व्हाट इज द लॉजिक के बाद अपन बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. कुछ एक्सेप्शंस है क्या इसके अंदर? ओके, तो क्या क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स. कॉन्स्पिशियस गुड्स आर डिमांडेड ओनली बाय विच पीपल? ओनली बाय रिच पीपल. क्योंकि जब उनकी प्राइसेस ज्यादा होती है दे बिकम अट्रैक्टिव टू देम.
उन्हें वो आकर्षित लगते हैं और इसीलिए उन चीजों का वो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो उनकी प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है, अगर उनकी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। क्या ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद हम लोग चलते हैं किधर, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के पास। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे तो वो क्या अपनी नेसेसिटी है क्या, बट उसके कंटिन्यूअस यूसेज के वजह से अब वो अपनी जरूरत या आदत बन चुकी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइजेस हम देखते हैं लोग कहीं पे भी उसकी डिमांड कम नहीं कर रहे हैं। बोलो हाय या ना, क्योंकि लोग उसके अधीन हो चुके हैं, लोग उसके क्या हो गए हैं, कांस्टेंट यूसेज के वजह से वो उनकी नेसेसिटी बन चुकी है। क्लियर है एकदम? यस सर। थर्ड पॉइंट अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब क्या कहेंगे, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बराबर के नहीं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, इनके प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी क्या हम लोग उसकी डिमांड करेंगे क्या? ऑब्वियसली यस। तो ये हो गई अपनी नेसेसिटीज और ये 3 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस या स्पेक्युलेटिव गुड्स। दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम है। आने वाले समय में अगर अपने को लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है तो बढ़ते दामों में भी अपन क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। और अगर अपने को लगता है कि अगर इसके प्राइसेस फ्यूचर में गिरने वाले हैं तो गिरते प्राइसेस में भी हम लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। तो इज इट अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड? यस सर। सो यहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस आगे और बढ़ेगा। और जब हम लोग प्राइसेस गिर रही है हम लोग डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी तो इसकी प्राइस और गिरेगी। क्लियर है एकदम? यस सर। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या कह रहे हैं, इरैशनल बिहेवियर। मतलब आप देखोगे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इंपल्सिव परचेस या इरैशनल बिहेवियर रहता है, उन्हें उसके प्राइस का या यूटिलिटी का मतलब उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उसका कोई उन्हें कनेक्शन नहीं है, बस वो लोग क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं उसे, बराबर। इरैशनल बिहेवियर, उनका यूसेज क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में वो कुछ भी चिंता नहीं करते, वो प्राइस कुछ भी हो वो फिर भी क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। क्लियर एकदम? और इरैशनल बिहेवियर में हम लोग और एक पॉइंट जैसे अभी मैंने कहा इंपल्सिव परचेस, वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना, आप भी ऐसे इंपल्सिव परचेस करते हो जब आपका दोस्त आपको बोलता है कि तू ये खरीद ही नहीं सकता है, बराबर, तू नहीं खरीद सकता है। अब आपको सही मायने में उसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी आपके दोस्त ने आपको उकसाया, आपको बोला कि तू नहीं खरीद सकता है, इसलिए आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं खरीद सकता हूं, आप क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। तो दिस बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन, अबाउट एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। मार्केट प्राइस अगर अपने को पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी में एंड अप बाइंग द प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, क्योंकि अपने को मार्केट का रेट जो है वो पता है ही नहीं, बराबर एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं अपन यहां पे, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में हमने क्या बातचीत करी कि देखो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, गिवन गुड्स में क्या कहा, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। हालांकि क्या होना चाहिए था, प्राइसेस बढ़ रहे तो उनकी डिमांड कम होनी चाहिए थी, बट क्या हो रहा है वहां पे, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पे गिफिन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जब वो इंफीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ती है, बराबर है कि नहीं, तो वो प्रोडक्ट लोग और क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो भले ही उनकी प्राइसेस बढ़ रही है बट बाकी और गुड्स के कंपैरिजन में वो गुड्स अभी भी सस्ते हैं, वो गुड्स अभी भी क्या है, सस्ते हैं। तो और कोई चीपर अल्टरनेटिव उनके पास नहीं है और जितने भी उनके पास पैसे बचे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी की और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। समझ में आया आपको? सो दैट इज व्हाट इज द गिवन गुड्स। क्लियर एकदम? यस सर। अभी हम लोग अब यहां पे आज जो अपने को पढ़ने का है, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग सब लोग ध्यान देंगे, आज अभी अपने को पढ़ने का है दो गुड्स के बीच में डिफरेंशिएशन। एक इंफीरियर गुड्स को ध्यान में रखना है और दूसरा गिवन गुड्स को ध्यान में रखना है। समझा क्या बात को? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स
बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इस लाइन को आज हमें डिकोड करना है। मैं वापस से एक बार बोलता हूं आराम से। गिवन गुड्स हमने क्या कहा, इंफीरियर गुड्स है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल गिवन गुड्स आर व्हाट, इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इस बात को हमें समझना है आज, और ऐसा क्यों होता है इसको भी डिकोड करेंगे। पहले आप समझो, मैं पूरा लिखाऊंगा ये सब, आपको टेंशन नहीं है। देखो इंफीरियर गुड्स हमने पढ़ा था क्या, कहीं सुना था क्या हमने? हमने पढ़ा था कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने क्या बात करी थी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। क्या ऐसा बोला था, आपको याद है क्या दोस्तों? पक्का एकदम? यस सर। अब आप यह समझने की कोशिश कीजिए भाइयों कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कौन से गुड्स की डिमांड हम लोग कम करेंगे, इंफीरियर गुड्स की। तो इंफीरियर गुड्स मतलब जब इनकम और डिमांड का ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कि इनकम बढ़ने के वजह से उन गुड्स की डिमांड कम हो रही है, उन गुड्स को क्या बोल रहे हैं अपन, इंफीरियर गुड्स। समझा क्या यहां पे? बट गिफिन ने, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना, गिफिन ने कहीं इनकम की बात करी क्या? गिफिन ने कहीं इनकम की बात करी क्या? नहीं। गिफिन बोल रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो उन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज दे आर इंफीरियर एंड नो अदर चीपर अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। वो हमारे लिए ऑलरेडी सस्ता है, वो हमारे लिए ऑलरेडी सस्ता है, और उनके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो बाकी और प्रोडक्ट से फिर भी सस्ता है, इसीलिए हम उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो गिवन प्राइस के रिलेशन में वो इंफीरियरिटी की बात कर रहा है। जो नॉर्मल हम लोग इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकम को लेके। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? गिवन गुड्स ये काफी रेयरली पाए जाते हैं, बट इंफीरियर गुड्स जो है ये कॉमनली पाए जाते हैं। समझ में आया आपको एक बेसिक डिफरेंस? अब अपन क्या करेंगे आज, यहां पे सर आपने से बहुत बोला, अच्छा लगा हमको, बट ऐसा कुछ खास जो है वो समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिख के रखेंगे। फिर उसके बाद जो भी लाइव स्ट्रीमिंग में जो क्वेरीज है मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो अभी आप क्या करेंगे, आप आपके क्वेरीज को संभाल के रखेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उसको अपने पास नोट करके रखेंगे। जब वो पूरा डिस्कशन हो जाएगा देन वी विल सॉल्व योर क्वेरीज, विल डिस्कस योर क्वेरीज। ओके, बोलो यस और नो। चलो तो लिखेंगे एकदम बढ़िया अच्छे से सब लोग साथ में, ठीक है? इंफीरियर गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स वर्सेस गिवन गुड्स। फर्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट इंफीरियर गुड्स के बारे में। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट उसका मीनिंग, लिखेंगे इंफीरियर गुड्स are those goods whose demand decreases as consumers income increases. Correct एकदम? as consumers income increases. नेक्स्ट लाइन पे, when people have more money
दे प्रेफर टू बाय हाई क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी, कुछ भी बोलो. व्हेन पीपल हैव मोर मनी दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर क्वालिटी, लिख दू सुपीरियर और हाई क्वालिटी substitutes instead of these goods. और यहां पे क्या करना है, इसे वो सब्स्टिट्यूट्स को हाईलाइट कर देना ताकि आपको समझ में आएगा कि वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है. हाई क्वालिटी, इनकम बढ़ रहा है ना, तो वो हाई क्वालिटी सब्स्टिट्यूट पे जा रहे हैं वो. बट गिफिन ने क्या बोला कि उसके गिफिन के जो इंफीरियर गुड्स है, अब एक बार मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ना एक बार. गिफिन ने क्या बोला कि तुम्हारे जो इंफीरियर गुड्स है ना, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी ना, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि तुम दूसरे सब्स्टिट्यूट्स के पास जाओ. पूछो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो उसकी प्राइस बढ़ेगी ना, वो उसकी प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो दूसरे सब्स्टिट्यूट से अभी भी सस्ता है. मतलब आपके पास दूसरा कोई चीपर अल्टरनेटिव नहीं है. इधर इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, तुम्हारी इनकम बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है, तुम दूसरे हाई क्वालिटी सब्स्टिट्यूट के पास जा सकते हो. उधर आपका इनकम कांस्टेंट है, उधर आपका इनकम कांस्टेंट है, और फिर उस इंफीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो भी वो दूसरे सब्स्टिट्यूट से अभी भी क्या है, सस्ता है. और इसीलिए तुम्हारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है. समझ में आया क्या आपको? समझा क्या? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, अपन इसको पूरा आराम से लिखेंगे तो आपको एक पूरा कंप्लीट पिक्चर मिलेगा, एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा. बट मैं क्या चाहता हूं कि धीरे धीरे मैं आपको ये फ्यूचर का, मतलब आगे जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले उसका आइडिया आपको देते रहो. समझा क्या? तो इंफीरियर गुड्स का मामला समझा गया आपको. इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम होगी और हाई क्वालिटी सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. समझ में आएगा आपको? यस सर. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. अब इधर नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिखेंगे, यहां पे इनकम इफेक्ट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? इनकम इफेक्ट की. यहां पे इनकम इफेक्ट क्या होगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयर इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव. मतलब क्या होगा, लिखो यहां पे, दैट इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट. यहां पे इंफीरियर गुड्स में इनकम चेंज हो सकती है ना, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे ये नेगेटिव, नेगेटिव को हाईलाइट कर दो, ये नेगेटिव को हाईलाइट करो और लिखो दैट इज व्हेन इनकम इंक्रीजेस. आप सब बोलेंगे क्या होगा? वेरी गुड. द डिमांड फॉर inferior goods decreases. क्लियर है एकदम? सो ये हमने किसके बारे में बात करी बच्चों? इंफीरियर गुड्स. क्या ये गिफन गुड्स के बारे में लिखा क्या? नहीं. तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इंफीरियर गुड्स के बारे में बोल रहे, गिफन गुड्स के बारे में बोल रहे. वी नीड टू हैव अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन. क्लियर है? ओके. अभी नेक्स्ट हेडिंग देंगे गिफन गुड्स. उसका भी यहां पे हम लोग लिख देंगे मीनिंग. They are
स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड, बोलो क्या लिखूं मैं, डिमांड इंक्रीजेस, वेरी गुड, which contradicts what, बोलो बोलो सब लोग बोलो, वेरी गुड, which contradicts law of demand, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिस happens because of strong income effect. This happens because of strong income effect which, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, which outweighs substitution effect। अभी दो चीज के बारे में बात करिए, स्ट्रॉन्ग क्या लिखा, इनकम इफेक्ट, विच आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको पूरा हाईलाइट करो ऐसा। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, रेडी है क्या आप लोग। अब आपको पता है ना लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है, दो इफेक्ट के वजह से। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट है ना, हिक्स एंड एलन ने बोला था ना, एक कौन सा, इनकम इफेक्ट, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या बोला था कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कहां जा रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट के पास। गिवन गुड्स में आप खुद बता दो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आप खुद ही बता दोगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करेगा क्या, क्यों नहीं काम करेगा। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बट फिर भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम नहीं कर रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है वो एक्सपेंसिव है ना साला। समझ में आएगा आपको, समझ में आया। गिवन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए वो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। इसलिए आपको अभी दोनों कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, दैट इज रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने के लिए प्राइस इफेक्ट शुड टेक प्लेस, बट गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट इज नॉट टेकिंग प्लेस। समझ में आया आपको, नहीं, अरे समझो ना बच्चों। अगर जब सब्स्टिट्यूट, अगर एक टी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग किधर जा रहे हैं, बिकॉज कॉफी इज ए चीपर अल्टरनेटिव। बोलो हाय, सॉरी, बराबर के नहीं, अरे कॉफी इज ए चीपर अल्टरनेटिव ना। टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो पीपल आर गोइंग टू वेयर, क्यों, क्योंकि कॉफी जो है ये क्या है, चीपर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर टी का प्राइस कम हो जाता है तो कॉफी वाले लोग किधर आ जाएंगे, बिकॉज टी इज चीपर। तो ये क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन का गेम चल रहा है, कभी इधर कभी उधर। अब गिवन गुड्स में आते ना मेरे प्यारे बच्चों, गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ गया, स्टिल व्हाट इज हैपनिंग, स्टिल डिमांड इज इंक्रीजिंग। व्हाई, बिकॉज इट इज स्टिल चीपर देन द अल्टरनेटिव कमोडिटी, द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। अब दूसरा, अब इनकम इफेक्ट की बात करेंगे। अभी क्या लिखा, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा क्या, आउटवेज मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस। इसका जो हाईलाइट किया है ना, ये क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, यहां पे आपको लिखता हूं, यहां पे इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या आपको। आउटवेज, इनकम इफेक्ट आउटवेज
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आउटवेज का मतलब क्या बेटा? मतलब इनकम इफेक्ट का पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये जमा क्या आपको? बोलो बोलो बोलो। हां, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पलड़ा कम क्यों है, उसका वेट कम क्यों है, समझ में आया? क्योंकि उसकी इज्जत ही नहीं कोई, क्योंकि वो गिवन गुड्स की प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, क्योंकि दूसरा कोई चीपर अल्टरनेटिव है ही नहीं। उसकी प्राइस बढ़ने के बाद भी सर फिर भी वही सस्ता है। समझा क्या? ब्रेड का प्राइस बढ़ने, कल जो हमने एग्जांपल, परसों जो एग्जांपल लिया था ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी ब्रेड क्या है? सस्ता है। तो लोग फिर भी क्या खरीदे करेंगे? ब्रेड। समझा क्या अभी आपको? यस। अभी लेट्स कम टू इनकम इफेक्ट। व्हाट इज हैपनिंग इन इनकम इफेक्ट? लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखो, पहले अगर मान लो 100, ये लिखना मत, 100 रुपए में, अब मान लो उसके पास जो है ना 150 रुपए थे, ठीक है? अब उसने 100 रुपए में एक ब्रेड खरीदा, ठीक है? अब वो ब्रेड की प्राइस जो हो गई है, मान लो ऐसे करते हैं अपन, मान लो 75 रुपीस में एक ब्रेड था। अब उस ब्रेड की प्राइस हो गई है 100, प्राइस बढ़ गई। अब वो क्या बोल रहा है? फिर भी वो अभी भी क्या करेगा? ब्रेड ही खरीदी करेगा। क्यों? ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहां पे उसके पास पहले बैलेंस कितना था? 75, तो वो कुछ और खरीदी कर सकता था। अब उसके पास यहां पे बैलेंस कितना रह गया? 50। तो अब क्या ये 50 में उसके पास कोई दूसरा और अल्टरनेटिव खरीदने के लिए पैसे है क्या? पैसे बचते हैं क्या उसके पास? नहीं। इनकम इफेक्ट में अपन ने क्या बोला था कि अपनी इनकम बढ़ेगी ऐसा फील हो रहा है। बोलो आया ना? जब प्राइस क्या होगी? कम होगी। बट इधर क्या हुआ? प्राइस, इधर क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई ना। अब प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हो गया अपना? यहां पे अपने पास जो बैलेंस बचा वो कितना रहा? ओनली 50, बराबर है। अब इस 50 को यूज कहां करें? कोई और दूसरा गुड अवेलेबल है मार्केट में जो ये ब्रेड से सस्ता हो? नहीं। तो इसीलिए ये बैलेंस का इस्तेमाल जो है ये किधर हो जाएगा? ये ब्रेड के लिए ही इस्तेमाल करेगा वो, और इसीलिए ब्रेड की डिमांड क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा। समझा क्या बात को? इनकम इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है कि भले ही प्राइस बढ़ रही है, बट जितना बैलेंस उसके पास बच रहा है, अब उस बैलेंस में वो कोई और कमोडिटी खरीदने के लायक बचा ही नहीं। समझा क्या? अपन क्या बोलते हैं, जब अपनी इनकम जैसे प्राइस कम होती है तो बैलेंस अपने पास ज्यादा बचता है। बोलो आया ना? अपन क्या बोले? व्हेन द प्राइस गोज डाउन, तो बैलेंस अपने पास है ना एक्स्ट्रा बचता है, तो इससे हम लोग कोई दूसरे गुड्स खरीद सकते हैं। बट इधर क्या हुआ? जब प्राइस बढ़ी तो अब अपना इनकम तो कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग लॉ ऑफ डिमांड। गाइस, अपन इनकम तो कांस्टेंट रख के चल रहे, बिकॉज वी आर स्टडीइंग व्हाट? तो प्राइस बढ़ेगी तो अब मेरे पास पहले जो 75 का बैलेंस था, अब वो कितना बैलेंस रह गया? ओनली 50 का। कितने का बैलेंस रहा? ओनली। अब बताओ, इस 50 रुपए में मैं और कौन सा कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता हूं क्या? तो मेरे को ना इलाज है, मेरे को बस क्या खरीदना पड़ेगा? वही ब्रेड का और क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए। क्योंकि पहले जितने पैसे में ब्रेड आ रहा था, अब ज्यादा पैसे देके उतना ही ब्रेड आ रहा है। तो मेरे को अब दूसरा ये वाला पैसा मैं कुछ और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूज कर रहा था ना। नहीं समझा सर? आराम से, वन मोर टाइम। चलो ऐसा करते हैं, समझाता हूं मैं आपको। यू हैव ₹200, दिस इज योर इनकम। सिचुएशन 1 में आपने 100 रुपीस का आपने ब्रेड खरीदा और 100 रुपीस का आपने मीट खरीदा, और यहां पे आपका टमी हो गया फुल। ठीक है? बोलो ठीक है। अब सिचुएशन 2 में क्या हुआ? आप अब मुझे बताएंगे? हम बताएंगे ना? यस सर। तो सिचुएशन 2 में क्या हुआ? अब ब्रेड की कीमत हो गई ₹50, 150। अब अपने पास ₹50 बैलेंस बचा है,
क्योंकि ब्रेड तो खरीदना ही पड़ेगा, वो सस्ता ही है। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास मीट के लिए पैसा बचा है क्या? अब यहां पे ये जो 100 रुपीज, इधर ध्यान देना, ये 100 रुपीज और ये 150 रुपीज में मान लो मेरे को 2 पैकेट ही ब्रेड आए हैं। बोलो हाँ या ना? क्योंकि प्राइस बढ़ा है ना ब्रेड का। अब मैं जो मेरा टमी फुल करने के लिए बैलेंस जो था, बची हुई भूख मिटाने के लिए, उसमें मैं क्या कर रहा था? 100 रुपए का मीट खा रहा था ना मैं। बोलो आया ना? बट अब वो 50 रुपए में मीट जितना आएगा वो कम आएगा या ज्यादा आएगा? बोलो। तो टमी फुल होगा क्या मेरा? टमी फुल नहीं होगा ना, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड मीट नाउ। बिकॉज जो बेसिक मेरा कमोडिटी है, गरीब आदमी हूं सर मैं, तो मैं क्या खा रहा हूं? ब्रेड तो खाना ही पड़ेगा ना। अब बैलेंस जो 50 रुपए का मेरे पास बचा है, क्या उसमें मीट जो आएगा, बट क्या उससे मेरा टमी फुल होगा क्या? तो अब बट भाई प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? टमी फुल करना है, पेट भरना है। बोलो आया ना? तो अब मैं क्या करूं भाई? ब्रेड को एक काम कर लेते, ब्रेड को ही ज्यादा खरीदते। क्यों? क्योंकि भले ही ब्रेड का प्राइस बड़ा है, बट वो मीट से सस्ता है। जितना क्वांटिटी का मीट आएगा 50 रुपए में, उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी का ब्रेड आएगा। समझ में आएगा आपको? क्लियर है एकदम? सो यहां पे मैं बैलेंस जो है ये किसके लिए यूज करूंगा? आई विल बाय एक्स्ट्रा ब्रेड ओनली बिकॉज नो मनी लेफ्ट, नो मनी फॉर सफिशियंट मीट। समझा क्या? और फिर ये दोनों को ध्यान में रखते हुए अब क्या हो जाएगा गाइस? वेरी गुड, कितना सही बोला बच्चे ने। अभी क्या हो जाएगा यहां पे? टमी फुल। क्लियर है एकदम? तो इसीलिए इनकम इफेक्ट आउटवेज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जा पा रहा है क्या वो ब्रेड से मीट के पास? जा पा रहा है वो? जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो क्या वो मीट के पास शिफ्ट हो पा रहा है? क्योंकि इनकम इफेक्ट इज प्लेइंग अ मेजर रोल एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड देयरफॉर दीज काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज गिवन गुड्स। समझा क्या? ये लिखो भला इसको। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ बच्चों, इनकम इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना? नहीं समझे? इनकम इफेक्ट, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया? अब जब प्राइसेस क्या हो रहा था? कम हो रही थी, तो डिमांड बढ़ रहा था, तो वो नेगेटिव इफेक्ट था लॉ ऑफ डिमांड में। नहीं समझा? कोई बात नहीं, पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं आराम से। कोई 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 टेंशन नहीं, आराम से। ये देखो, ये संजीव भारद्वाज, IIEM कॉलेज हापुड़। अरे येड़े, वो क्या बोल रहा है? सर पर दोनों ही केस में टमी फुल हो गया तो डिफरेंस कहां बचा? डिफरेंस ब्रेड और मीट में है, टमी फुल करने में नहीं है। क्या आदमी है रे? अपना फोकस किधर है? ब्रेड और मीट में है ना, कि तुम ब्रेड की डिमांड ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, उधर फोकस है। बट कंडीशन क्या है? पेट भरा हुआ होना चाहिए। नॉनसेंस। कोई बात नहीं, होता है ये उम्र में। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मस्ती बेटा।
ओवर, सही बोलो एकदम, यस। अब इनकम इफेक्ट मुझे बताओ, इनकम इफेक्ट क्या होगा? अभी जैसे हमने जहां इनकम इफेक्ट लिखा था क्या अपने नोट्स में? जब रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तभी लिखा था क्या इनकम इफेक्ट के बारे में बच्चों? हाँ, तो उधर जाओ जरा एक बार देखो क्या दिख रहा था आपको। जब प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी ना। प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड, तो इनकम इफेक्ट क्या हो रहा था? प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो इनकम इफेक्ट में क्या दिख रहा है रिलेशनशिप? ये कम ये ज्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है कि नहीं? अब गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट आप मुझे बताओ। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो इनकम इफेक्ट कैसा होगा? अभी कैसा बोला आपने? समझ में आया क्या आपको? क्लियर है ना एकदम? सो यहां पे लिखेंगे इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। दैट इज, क्या लिखेंगे? डिमांड इंक्रीजेस, क्या लिखेंगे? दैट इज डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस, क्या होगा बच्चों? प्राइस इंक्रीजेस। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईदर वेज, बराबर क्या? ड्यू टू लैक ऑफ द चीपर सब्सटीट्यूट, बराबर के नहीं? और द अफोर्डेबल अल्टरनेटिव। समझ में आया आपको? ड्यू टू लैक ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट। और अब अपन ने इंफीरियर गुड्स में लिखा था ना कि दे विल शिफ्ट टू वेयर, इधर 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 क्या लिखा था कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बिकॉज ये क्या हो जाएगा? पीपल विल शिफ्ट टू वेयर द सब्सटीट्यूट्स। बट इधर के केस में क्या हो रहा है? तुम्हारे पास सब्सटीट्यूट भले ही अवेलेबल है होगा, बट वो सब्सटीट्यूट फिर भी महंगा है एज कंपेयर टू द इंफीरियर गुड दैट यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। समझा क्या? ब्रेड की प्राइस बढ़ी बट फिर भी ब्रेड आज के तारीख में सस्ता है एज कंपेयर टू मीट, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी। समझा क्या बात को? अरे बोलो बच्चों, यस सर। सो ऐसा ये दोनों गुड्स जो है वो क्या है दोस्तों? इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। समझा क्या आपको? इधर लिखेंगे सुंदर अक्षरों में कंक्लूजन। क्या लिखेंगे कंक्लूजन? ऑल गिवन गुड्स आर, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी। वेरी गुड। All given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods. बोलो बेटा। अच्छे से बोलना बेटा, तो ऐसे तो आधा आधा बोलेगा और तू एक्सपेक्ट करेगा कि सर आप गेस कर लो। डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। हाँ मतलब वो लिखा वही है मैंने, इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेमिंग अलग है। अंग्रेजी की भाषा जो है ना बेटा वो as price increases, due to price increases, as price increases, one and the same। कसम से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तू चाहता है तो मैं चेंज कर दूंगा, भावना वही है ना? तू लिख दे वहां पे, चेंज कर दे वहां पे कि as the price increases demand will increase, बट पहले as the price increases आएगा ना, वो पहले लिख या बाद में लिख। बाबू आई लव यू बाबू, वन एंड द सेम। अभी कैसे समझ में है? लगे एकदम बढ़िया। अब समझ में आ गया ना? हाँ, कितना अच्छा बच्चा। समझा गया बच्चों? यस।
तो गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में ऐसा आपको एक क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बुक में मालिक क्या है ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, और ना ही आपने इतना डिटेल में आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा कभी, जिसने भी एक गिवन गुड्स का पढ़ा होगा। अपने को यही देखना है कि जो ये पहली चीजें मैंने पढ़ी थी सीए की पढ़ाई करते समय, जब हर्षद सर पढ़ा रहे, तो क्या हमें अपने पुराने नॉलेज बेस में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने को फोकस करना है। पहले जैसे थे वैसे ही अगर है तो फिर वो क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे क्या बात को? सो दैट इज व्हाट वी एम इन द क्लास, कि आपको वैल्यू एडिशन होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट का व्हाई आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और सारे नोट्स आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। क्लियर है एकदम? ठीक है। हाँ जी, अब जो है दोस्तों इन द लाइव स्ट्रीमिंग आपके क्वेरीज आप बताएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी दुविधा है, आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। बढ़िया एकदम। पूछो बे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस। यस, ओके। अगला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्केट वाले चैप्टर में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस वाले चैप्टर में काफी काम में आएगा। तो उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक जितना भी लिखा है वहां तक के अपने सारे नोट्स भी कंप्लीट है एकदम बराबर है। और आज जो हमने तो लिखा है तो वो साथ में ही लिखा है हमने, ताकि क्या था ना, इस कॉन्सेप्ट में आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए आपको समझाते समझाते साथ में लिखाया भी है। क्लियर है एकदम? यस। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में ई पॉइंट एक्सप्लेन नहीं, तुम लोग क्या पागल है क्या? इरेशनल बिहेवियर कितना अच्छे से समझाया था मैंने बेटा, ऐसा ना करो। डाउट क्या है, देखो मैं आपको और एक दूसरी बात ये बताता हूं, आपके डाउट्स है ना, तो यू हैव टू आस्क द डाउट। कभी कभी बच्चा क्या एकदम टशन में, जानते सर ऐसा भी बोल रहे हैं, सर डाउट पूछो पूछो पूछो, तो बच्चा क्या कहता है, सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन। ऐसा मेरे से नहीं हो पाता, कैन यू प्लीज रिपीट, तो मतलब मैंने क्या करना चाहिए, कल का पूरा लेक्चर रिपीट करना चाहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हमने क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग थ्योरी ऑफ डिमांड, प्लीज रिपीट वंस अगेन। नॉनसेंस। आपको डाउट क्या है, देखो एक जिंदगी में, और ये क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं ऐसा, आप लोग कौन बनने वाले हो? सीए। सीए से बढ़ के आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, समझ रहे क्या? मतलब इट इज नॉट, व्हाट आई एम टेलिंग दिस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू सीए, बी इट सीए, सीए में लॉयर, एलएलबी करने वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल, उनमें से हम लोग एक बनने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल। एंड एज अ प्रोफेशनल आप क्या बोलते हो, आप क्या पूछते हो, बराबर किस तरीके से आप बात करते हो, रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बातें। समझ में आया क्या आपको? इमेजिन करो फ्यूचर में यू आर सिटिंग विद द क्लाइंट, राइट, एंड क्लाइंट ने आपको कुछ बातें बोली मान लो, और आपको वो नहीं समझ में आई, तुम क्या बोलोगे उसको? भाई वापस से पूरा बोल एक बार। वो बोलेगा तू रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा। एज अ प्रोफेशनल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी बातें कैसे रखें सामने, बराबर, कितना बोलना चाहिए। ज्यादा बोलेंगे तो अपनी वैल्यू कम होगी, हम थोड़ा बोलेंगे अपनी वैल्यू ज्यादा होगी। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे ना, डॉक्टर ऐसा बहुत बोलता है क्या, बहुत बातें करता है कैसे, पॉइंट टू पॉइंट, ये है प्रॉब्लम, ये मेडिसिन लो, चलो। और कुछ पूछना है आपको, अगर आपने कुछ फालतू क्वेरी पूछा, नहीं नहीं कोई नहीं, अब जाओ। देखा कभी आपने? बड़े डॉक्टर है भाई, टाइम, बिकॉज वो वैल्यू उनके बातों से दिख के आती है। समझ में आया आपको? तो एज अ स्टूडेंट ऑफ अ सीए करिकुलम एंड बिकमिंग अ प्रोफेशनल, आपने आपके इस जर्नी में यह भी साथ में सीखना है कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे बातें करनी है, बिकॉज दैट विल डिफरेंशिएट यू इन द लॉन्ग रन। फाउंडेशन क्लियर करोगे, इंटर में जाओगे, इंटर क्लियर करोगे,
फर्स्ट रियल चैलेंज आपको कहां आएगा मालूम? कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यूज में जब आप जाओगे ना, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे बोलते हो, उधर तो पहले आपको जज कर लेंगे कि भाई इस बंदे को या इस बंदी को लेना या नहीं लेना। फिर उसके बाद तेरा नॉलेज चेक करेंगे, और जो नॉलेज है वो तू कैसे एक्सप्रेस कर रहा है फिर वो देखेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। इसीलिए मैं जब भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बोलते जाओ। जब आप बोलोगे तो मुझे मौका मिलेगा कि आपको करेक्ट करने का और एक बेटर प्रोफेशनल में ग्रूम करने का। बिकॉज एज ए टीचर मुझे यह लगता है कि मेरा जॉब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाने तक का। उसी के साथ साथ आपको अपनी फील्ड की कुछ और 4 बातें जो है ना, वो आपको उसका इंसाइट देना भी मेरा फर्ज बनता है। क्या मैंने ऐसा बोलना चाहिए आपको बीच बीच में कि व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नॉट नीडेड? यस, तो आपने ये सब बातें ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, चलिए। सो जिसने भी एक क्वेरी पूछा था, सर प्लीज एक्सप्लेन इररेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स पॉइंट ई, तो आपने टेक्निकली पूछना चाहिए कि सर उसमें मेरे को ये वाले पॉइंट में ये वाली चीज नहीं समझी है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चा क्या होता है, साले ने इतना ज्ञान दे दिया, 2 मिनट लगता था इररेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, चुपचाप वो कर देता तो क्या मौत आ जाती थी क्या? देखो, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, हम भी मन में यही बातें करते थे। एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, राइट? तो जब मैं स्टूडेंट था, मैं भी तो यही बातें करता था मन ही मन में, साला, कमीना, एंड बहुत सारी तारीफ के पुल बांधते होंगे, बहुत मारूंगा। तो ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए चीजें जरूरी है, ठीक है? इररेशनल बिहेवियर और एब्सेंस ऑफ नॉलेज में यही डिफरेंस है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्वेरी पूछ रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो, तो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी अपन किसकी बात करेंगे गाइस? एक्सपांशन ऑफ डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है, क्यों है, इसके बारे में अभी हम लोग को बातचीत करनी है। सब लोग रेडी? पहले समझेंगे पूरा, उसको बॉडी के अंदर कॉन्सेप्ट उतारेंगे, फिर जब मैं बोलूंगा तब आप लिखेंगे साथ में ही, डोंट वरी। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आपने कभी बलून को देखा है? आपने बलून को? अब जब मैं, ध्यान से सुनना, बलून को फुलाया तो उसको मैं क्या कहूंगा? देखो, बलून इंक्रीज हुआ या बलून एक्सपांड हुआ? बोलो, एक्सपांड हुआ। और जब बलून की हवा निकाल दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? बलून डिक्रीज हुआ या बलून कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हाँ, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में यह बात तो समझ में आ गई वेरी क्लियरली कि एक्सपांशन और इंक्रीज ये अलग अलग शब्द है, और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज ये अलग अलग है। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, बट उसको समझ में नहीं आता कि सर एक्सपांशन और इंक्रीज ये दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक्सपांड होना मतलब इंक्रीज होना, क्या ये सेम है क्या? तो आंसर इज नो। समझ में आया आपको? यस। तो वापस से एक बार मुझे बताओ कि अगर मैंने बलून को फुलाया तो क्या हुआ, और उसकी हवा अगर निकाल दी तो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है एकदम? यस। अभी ध्यान से सुनना, अब मान के चलो ये कप जो है ये बलून है, ठीक है? अब मुझे ये बलून इतना पसंद आया, उसका कलर, उसका शेप, लाइक मजा ही आ गया, तो इसके वजह से मैंने डिमांड करी कि मुझे और एक बलून चाहिए।
तो मैंने और एक बलून लाया मेरे पास, तो अभी मेरे पास कितने बलून हो गए बच्चों? तो अब मैं क्या कहूं, मेरे पास के बलून एक्सपांड हो गए या मेरे पास के बलून इंक्रीज हो गए? अरे वाह, क्या बात है, समझ में आ गया ना आपको? अब नंबर ऑफ बलून्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। समझा क्या बात को? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इंक्रीज और एक्सपांशन में अब अंतर है, बराबर है एकदम, और इंक्रीज और डिक्रीज में अंतर है। वेरी गुड, ये बेसिक आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लियर है एकदम? यस। तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? वेनेवर देर इज चेंज इन डिमांड। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वेनेवर देर इज, ये सब लिखेंगे, डोंट वरी। वेनेवर देर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोला सर ने? whenever there is change in demand due to price, it will be called as either expansion or contraction. सिर्फ प्राइस के वजह से, सिर्फ प्राइस के वजह से जब डिमांड कम ज्यादा हो रही है, गुब्बारा वही, बट प्राइस के वजह से डिमांड क्या हो रही है? कम ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। ये बलून का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना, ताकि यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट इन इट। सो बताइए दोस्तों, वेनेवर देर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू ओनली वन फैक्टर, दैट इज प्राइस, मात्र सिर्फ प्राइस के वजह से ही डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, उसको क्या बोलूंगा बताओ? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। आर वी गुड? पक्का एकदम? हां। एंड नाउ whenever there is change in demand, कभी भी अगर डिमांड में बदलाव आता है, किस वजह से? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ड्यू टू फैक्टर्स, प्राइस के वजह से नहीं, अदर देन प्राइस के वजह से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज। समझा क्या बात को? तो प्राइस के वजह से अगर डिमांड बदलेगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन प्राइस के वजह से डिमांड बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज और डिक्रीज। आर वी गुड सब लोग? यस। एग्जाम्पल से भी बातें करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? सो पहले यहां पे ये इतना डेकोरेशन बनाया आपने, जिसने नहीं किया वो कर लीजिएगा। कर लिया डेकोरेशन? ओके। सो हम क्या लिखेंगे यहां पे गाइस? एक्सपांशन व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। और उधर क्या लिखेंगे बताओ? व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है एकदम? खत्म। इजी था ना एकदम? अभी क्या करेंगे अपन? इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले आप ध्यान से देखो, सुनो, समझो, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना, ठीक है? सो अपना बेटा डिमांड कर्व कैसा होता है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? सो ये अपना डिमांड कर्व है। क्लियर है एकदम? सो यहां पे आप समझिए बात को।
यहां पे आप समझिए क्या हो गया यहां पे कि अब यहां पे ओरिजिनल प्राइस जो है ये क्या है P, एंड ये क्वांटिटी जो है ये इधर क्या है Q. क्लियर एकदम. एंड दिस इज व्हाट वी से इज द डिमांड कर्व D. अब एक्सपांशन होगा मतलब क्या होगा गाइस, आप देख सकते हो यहां पे, पहले डायग्राम पे फोकस करेंगे. प्राइस जब कम होगी, प्राइस गिर के P से हो गई P1, देख पा रहे हो आप लोग, तो क्वांटिटी Q से बढ़ के हो गई कितनी Q1. बढ़िया एकदम. तो ये यहां से यहां तक जो हो रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे गाइस, एक्सपांशन. समझ में आ रहा है आपको, बोलो यस और नो. यस सर. और यहां पे जब एक्सपांशन होता है तो डिमांड कर्व में आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है. क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है. क्लियर है एकदम, बोलो आया ना. तो ये जो है इधर क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन व्हाट, डिमांड कर्व. एंड जब डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व होता है, लिखो मत, आराम से पहले समझो, टाइम दूंगा मैं. जब डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन एक्सपांशन. क्योंकि आप देखो जब प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, मूव. समझ में आएगा दोस्तों, एवरीवन. ओके. इधर किसी को कुछ क्वेरी, नो. अभी अपन चलते हैं किसके पास गाइस, कॉन्ट्रैक्शन. तो क्या है, ये दोनों डायग्राम्स अपन क्या करेंगे ना, ऐसे कंपैरेटिवली सामने सामने बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है. अब देखिए दोस्तों, ये यहां पे जो है आपको दिख रहा है, दिस इज द प्राइस एंड क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी. अब जब प्राइस बढ़ेगा क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा. P से प्राइस किधर गई, PQ, सॉरी P1, तो क्वांटिटी Q से क्या हो गया Q1. दिख रहा है क्या आपको. तो डिमांड कम हुई या डिमांड बढ़ी, हां जी बच्चों, कम हुई. सो यहां पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि डिमांड कर्व में यहां से यहां क्या हुआ गाइस, विच मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट. समझ में आया आपको क्या हुआ डिमांड कर्व में, अपवर्ड मूवमेंट. तो ये डायग्राम हो गया किसका गाइस, कॉन्ट्रैक्शन का. एंड इधर हम लोग कंप्लीट करते हैं विथ व्हाट, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. समाप्त. इजी था एकदम. सो जब प्राइस के वजह से ही बदलाव होगा तो उसे क्या कहेंगे अपन, इधर एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन. प्राइस कम डिमांड ज्यादा, एक्सपांशन. प्राइस ज्यादा डिमांड कम, उसे कहेंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर है एकदम. यस. लिखो. इसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, कहते हैं, है ना. इसीलिए तो सर ने वहां पे लिखा है मूवमेंट. हाँ रे मेरा प्यारा बच्चा.
ओके, शैल वी गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ गाइस? यस, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? यस, अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे वो होगा किसके बारे में? इंक्रीज ऑफ डिमांड वर्सेस डिक्रीज ऑफ डिमांड। किसकी बात करेंगे? इंक्रीज ऑफ डिमांड वर्सेस डिक्रीज ऑफ डिमांड। तो अपन क्या कर रहे हैं, दिख रहा है कि आपको? ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ऊपर एक्सपांशन, नीचे इंक्रीज, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, नीचे डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, आपको कंपैरिजन करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझा क्या बात को? सो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? यहां पे व्हेन डिमांड rises, simple, due to factors other than price। खलास, इसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्रीज इन डिमांड। समझा क्या बात को? मतलब कुछ फैक्टर्स चेंज होने के वजह से डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो उसे अपन कहेंगे एज व्हाट? इंक्रीज इन डिमांड। समझा क्या बात को? लेट अस टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। पब्लिक ड्यू टू बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बराबर के नहीं? एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इज व्हाट? इंक्रीजिंग। इधर उसको प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, इधर किसका लेना देना है? बोलो बोलो बोलो, अदर देन प्राइस। तो क्या है वो? हेल्थ कॉन्शियस हो गए एंड उन्होंने ये सोचा कि चलो अपन आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स का अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अपन इंक्रीज इन डिमांड। बोलो यस और नो? यस सर। अब उसके बाद यहां पे लिखता हूं व्हेन, सिंपल, डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे इसको अपन? डिक्रीज इन डिमांड। तो अभी इसके बारे में बातचीत करते हैं। मुझे यह बताओ कि वापस से एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, दे हैव reduced the consumption of जंक फूड। जंक फूड का कंजम्पशन लोगों ने क्या कर दिया? बिकॉज दे हैव बिकम व्हाट? हेल्थ कॉन्शियस। तो लोग जो है आजकल ना वो चिप्स खाते हैं ना वो बर्गर और पिज्जा खाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव बिकम व्हाट? हेल्थ कॉन्शियस। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, व्हाई? बिकॉज दे हैव बिकम व्हाट? हेल्थ कॉन्शियस। प्राइस में कहीं पे भी कुछ बदलाव है, बट फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड जो है वो क्या कर दी? कम कर दी। इसको क्या बोलेंगे अपन? बताओ। डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि लोग क्या हो गए? हेल्थ कॉन्शियस। तो आपको समझ में आया क्या? हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा दी, तो उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से लोगों ने जंक आर्टिकल्स खाना बंद कर दिया, जंक फूड आइटम्स खाना बंद कर दिया, तो जंक फूड की डिमांड क्या हो गई? क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। खत्म हो गई बात। यहां पे प्राइस का कुछ लेना देना है क्या? फैशन के वजह से पीपल हैव डिमांडेड मोर ओवरसाइज्ड शर्ट्स। हाल ही में ट्रेंड चालू है ना ओवरसाइज कपड़े पहनना।
बचपन में आपको मम्मी पापा आपके बड़े भाई के कपड़े पहनाते थे तो आपको गुस्सा होता था, बोलते थे लूज लूज कपड़े क्या पहना रहे हो, और आज आप मार्केट से वही बड़े बड़े साइज के कपड़े लेके आ रहे हो और मम्मी पापा की गालियां खा रहे हो। बचपन में देखो ऐसे ही पहनाते थे हम लोग, शोल्डर ड्रॉप हो रहे, ऐसा हो रहा है, तू बोलता था क्या ये ऐसा है, मेरे को कपड़े मत पहनाया करो। और अब क्या कर रहा है, तू खुद खरीद के लेके आ रहा है। तो बताइए आप, ओवर साइज कपड़े की डिमांड जो है वो बढ़ गई, इसको क्या कहेंगे अपन? क्योंकि फैशन के वजह से, प्राइस के वजह से नहीं कि वो सस्ते में मिल रहे सर, फैशन के वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा है क्या आपको? वेरी गुड, सही है। प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कर दिया लोगों ने, बराबर, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी समझते हो? मतलब हमें पर्यावरण का ख्याल रखना है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ, ये लिवेबल रहे, ये लिविंग कंडीशंस रहे उनके लिए भी। इसीलिए जो ये प्लास्टिक और ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड लोगों ने कम कर दी। बताओ क्या कहेंगे इसको? डिक्रीज इन डिमांड। क्योंकि प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहां पे, ये सब हो रहा है किसके वजह से? अदर देन प्राइस के वजह से। तो अगर कुछ फैक्टर्स बदलते हैं और डिमांड पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उसको क्या कहेंगे अपन? इंक्रीज। बट कुछ फैक्टर्स बदलते हैं और डिमांड पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसको क्या कहेंगे अपन? डिक्रीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों? डायग्राम। अभी पहले आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आप लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप लिखने में रह जाओगे, मजा नहीं आएगा। अब देखो ये जो ओरिजिनल है डिमांड कर्व डी, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सब लोग को? मत लिखो अभी, मैं मौका दूंगा, टाइम दूंगा, आपके पास बहुत टाइम है, डोंट वरी। सो यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज द डिमांड कर्व डी। बोलो यस, ध्यान से सुनना। सो अब क्या हो रहा है यहां पे, इस डिमांड कर्व डी पे ये प्राइस और ये क्वांटिटी, बोलो यस और नो, ये प्राइस और ये क्वांटिटी क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमने कहा कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा दी, लोगों को हैबिचुअल हो गए, लोग कुछ प्रोडक्ट को लेके, होता है ना कुछ लोग प्रोडक्ट्स को लेके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हैबिचुअल होने के वजह से वो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहां पे प्राइस नहीं बदल रही है, तो कीपिंग द प्राइस सेम, अब लोगों को क्वांटिटी 1 Q1 दिख रहा है आपको, इतनी डिमांड करनी है आपको एट सेम प्राइस P। तो टेल मी, क्या ये डिमांड जो है आपकी डिमांड कर्व D पे फुलफिल होगी क्या? डिमांड कर्व D पे एट प्राइस P कितनी क्वांटिटी आपकी फुलफिल होगी? ओनली Q। बट अब आपने डिमांड क्या कर दी? बढ़ा दी, और कितनी कर ली आपने? Q1, एंड प्राइस इज व्हाट? P ओनली। तो क्या वो Q1 डिमांड कर्व D पे फुलफिल होगा क्या? तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा सर, कि ये इस प्राइस पे ये क्वांटिटी अपने को चाहिए, बोलो हां या ना? तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने को चाहिएगा एक क्या, नया डिमांड कर्व। दिख रहा है आपको ये? एंड हियर वी हैव इज डिमांड कर्व D1। समझा? तो इसको बोलते हैं रियल इंक्रीज इन डिमांड, की हां सही मायने में आपके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो रही है। समझा क्या बात को? सही मायने में अब हम कहेंगे, क्योंकि देखो प्राइस उतना ही है, फिर भी हमारे प्रोडक्ट की लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया आपको? यस सर। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यहां से यहां अपना डिमांड कब गया, दिख रहा है आपको? तो इसको क्या बोलेंगे? यस, सो दिस फिनोमिनन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। समझा क्या? तो अब अगर अपन ऊपर नीचे कंपेयर करें तो एक्सपांशन में देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, बट इंक्रीज में देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट। समझ में आया क्या आपको? बोलो बच्चों। यस सर। आगे बढ़े, डिक्रीज का मैं डायग्राम बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर आप दोनों डायग्राम एक साथ बना लेना फिर उसको, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कुछ भी।
अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो है ये अपना डिमांड कर्व क्या हुआ दोस्तों, डी, ठीक है। और इस डी पे क्या हो रहा है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी पी एंड व्हाट क्यू। बोलो जम गया यहां पे। अब क्या हो गया, एक बच्चे को है ना गुब्बारे बहुत पसंद आ रहे थे, बट एक दिन क्या हो गया, वो गुब्बारा ऐसा जोर का फूटा, वो डर गया, एकदम थर थर कांपने लग गया, बोले ये क्या हो गया, बॉम्ब फूट गया क्या। अब आज के बाद जब भी उसको गुब्बारा दिखा, वो बोलता मेरे को नहीं चाहिए, तो उसने गुब्बारे की डिमांड क्या कर दी, अब उसको प्राइस का कुल लेना देना है क्या, अब वो डर गया, इसके लिए उसने डिमांड क्या कर दी, उसकी कम कर दी। समझ में आएगा आपको। छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट्स खा रहे थे, दांत खराब हो रहे थे, इसके लिए माता पिता ने बोल दिया चॉकलेट्स खाना बंद, क्योंकि तुम्हारे दांत खराब हो रहे। चॉकलेट्स की डिमांड क्या हो गई, काफी रियल एग्जांपल्स है ना भाई। तो इसीलिए अपन छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा ओनली संडे को चॉकलेट मिलेगा, बराबर के नहीं, या तो चॉकलेट खाना बंद, देखो दांत खराब हो रहे हैं। तो चॉकलेट्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस के वजह से या कुछ फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से। तो अब यहां पे आपने डिमांड जो है ये क्या कर ली, कम कर दी। अब आपको इसी प्राइस पे अब आप क्या बोल रहे हो, अपने को सर चाहिए चॉकलेट्स कितना, Q1। तो क्या वो डिमांड कर्व डी पे मिलेगा क्या, तो वो कौन से डिमांड कर्व पे मिलेगा बताओ जरा। हां जी बच्चों, तो वो मिलेगा अपने को नए डिमांड कर्व पे, एंड दिस इज द डिमांड कर्व विच इज डिमांड कर्व D1। बोलो आई आनम। तो यहां पे डिमांड कर्व कहां से कहां गया, राइट से लेफ्ट में गया, तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, दिस फिनोमिनन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। खत्म। सो ये अगर आप ऊपर नीचे कंपेयर करो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, और उसी के नीचे एक्सपांशन को कंपेयर करो इंक्रीज के साथ, कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर करो डिक्रीज के साथ, तो क्या आपको ये 4 पन्नों का कॉन्सेप्ट आपके हाफ पेज में फिट हो जाता है। क्लियर है एकदम। ये समरी नोट्स इसके लिए बहुत जरूरी है। डन, लिखो छापो। फुल स्क्रीन करते हैं। डन है सर। फिर एक्सपांशन की वजह से ग्रेड डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, यार ऐसे क्यों सवाल पूछते हो, ये कहां है ऐसे कि एग्रीगेट, मैंने कब बोला कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना भाई, तुम लोग ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब फोकस किधर है, एक्सपांशन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या। मैंने कहीं कुछ बोला कि एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, येड़ा है क्या रे। तुम्हारा प्रॉब्लम वो है कि जो प्रॉब्लम है नहीं तुम जबरदस्ती उसको भी क्रिएट करते हो, और सब्जेक्ट अपने आप के लिए डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग बनाते हो। यू आर नॉट कीपिंग थिंग्स सिंपल। समझ में आ गया ना, एक्सपांशन मतलब ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसा होता है। अब जबरदस्ती इसमें एग्रीगेट डिमांड घुसेड़ने की क्या जरूरत है, फिर वो डिस्कशन किसी दूसरे टेंजेंट में चले जाता है, फिर बच्चा पूछता है सर इससे क्या संबंध था, संबंध था ही नहीं, तुमने पूछा। So take things as it comes बेटा, relax। चलो डन है क्या। तो यहां पे आज हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, अबे सालो बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। समझा, कुछ पूछूंगा फटाफट जवाब देना। राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, फास्ट फास्ट बोलने का, रैपिड फायर। राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट।
अब फास्ट ये मत करो, बोलो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, उसको क्या कहेंगे? एक्सपांशन। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, वही पूछा ना मैंने। हाँ, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी तो क्लियर है एकदम? यस सर। तो यहां पे आई बिलीव आपको सब समझ में आया होगा। सो आज हमने एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया जिसमें हमने बातें करी अबाउट गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स को ध्यान में रखा, इनकम इफेक्ट उसमें क्या रोल प्ले करता है। बेटे क्या हुआ? जा जा तू जा, जब तक बाय ना बोलू तब तक है ना जाना नहीं, नहीं तो फिर हमेशा भेज दूंगा तेरे को बाहर। बाबू का फोन आ रहा है क्या तेरे को? फोन लेगा ऐसा लगे तुरंत भागा कि बाबू को पहले मैं ही बात करूंगा। सो यहां पे आज हमने अच्छा डिस्कशन किसका किया? हमने एक गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स दोनों में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हमने बातचीत करी, पूरा उसका समरी नोट्स बनाया। फिर हम लोग ने इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इसको समझा, उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट होगा जो होगा इलास्टिसिटी। ठीक है ना? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट तो आपका 99% चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, राइट? तो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। अब जा बेटा, अभी जाने का, ओके?